गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? क्या हाल है सबका? खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, अच्छा रिवीजन हो रहा है, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। सारे क्वेश्चन याद होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। सब लोग ऐसी पढ़ाई करते चलिए। और इसी पढ़ाई के क्रम में बच्चे, अभी हम लोग का चल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, और उस प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड। और जस्ट प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास हम लोग का हुआ था बर्नौलीज थ्योरम। मतलब क्लासेस को अब बर्नौलीज से आगे हम लोग को लेकर चलने का है, करेक्ट? तो बच्चे, आज के क्लास में आपको हम कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सारी बातें लेकर के आज आपके सामने हम आए हैं। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन को लेकर के सभी अच्छे पॉइंट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे, और कुछ बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक्स पर थोड़े थोड़े विचार करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, मेरा फर्स्ट टॉपिक्स है कोहेसिव फोर्स, ससंजन बल। कोहेसिव फोर्स, ससंजन बल। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे पानी, अब पानी अगर ले लेते हैं, या दूध या ब्लड, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो क्या सब्सटेंस तो एक ही है। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हों, मिल्क का दो मॉलिक्यूल्स हों, ब्लड के दो मॉलिक्यूल्स हों, इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अपीयर होगा यहाँ पर, जो लगेगा, उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। लेकिन दो अगर अलग अलग सब्सटेंस है और दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में अगर लगने वाला फोर्स होगा तो उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग सब्सटेंस। बाय द वे, ग्लास में हम पानी भर रखे हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लास का हो गया और एक मॉलिक्यूल पानी का हो गया। ग्लास में हम दूध भर रखे हैं तो ग्लास का मॉलिक्यूल, दूध का मॉलिक्यूल। पानी में बाय द वे हम दूध मिला चुके हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का, एक मॉलिक्यूल दूध का। मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। फिर से एक बार सुन लो, क्या है कोहेसिव फोर्स? तो यहां पर देखो, ये रेड कलर है, दोनों सब्सटेंस एक ही, दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही सब्सटेंस का है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोल रहे हैं क्या? कोहेसिव फोर्स। और ये देखो, दो अलग अलग, एक ब्लू है और एक रेड है, अलग अलग है। ये देखो, ब्लू और रेड, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अब हम लोग आते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन अच्छा चीज है, एग्जाम में आ सकता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stressed membranes to tending to contract so as the contract to occupy। अब यहाँ देखो, to contract दो बार लिखा गया तो तुम लोग अपना थोड़ा सा उसको कर लेना। to occupy minimum surface area। The direction of the force is perpendicular to the line and tangent to the liquid surface। क्या मतलब? क्या मतलब? अब देखो, by the way एक कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स है किसी चीज में। जैसे मान लो एक ग्लास है, अब इस ग्लास में तुम यहां तक बाय द वे कोई लिक्विड को भर चुके हो, तो जानते हो ये जो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स खुद को मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं। अब मिनिमाइज करने का मतलब सिकुड़ कर रहना। सिकुड़ कर रहने मतलब सभी एक दूसरे से चिपक कर रहने का प्रयास करता है, एक दूसरे के साथ एक फोर्स लगा कर रहने का प्रयास करता है। अब ये अगर मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा तो तय बात है कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आने का प्रयास करेगा, इधर आने का प्रयास। जितने भी आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सभी के सभी सरफेस क्या होना चाहेगा? दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आ जाना चाहेगा, बिल्कुल दूसरे कण से आकर के चिपक जाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज करना चाहेगा खुद को, अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा? घटा लेना चाहेगा। यही तो रीजन होता है कि अब जैसे सॉलिड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं, तो क्या होते हैं? इनका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, सॉलिड बन जाते हैं। लिक्विड इतना जोर उनका बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन वो भी चिपक के रहना चाहते हैं, मिनिमाइज। गैसेस उनके तो बहुत ही कम होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स वो बहुत ही कम खुद को मिनिमाइज कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? फ्लो कर जाते हैं। तो जितने भी लिक्विड्स खास करके हैं बच्चे, वो सारे के सारे लिक्विड्स का जो लेयर्स होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहते हैं? मिनिमाइज करके रहना चाहते हैं। अब मिनिमाइज का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर तुमको लूं तो एग्जांपल से बड़ा अच्छा तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश, इसको तुम पानी में डुबा दो
तो पानी में डुबाओगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। लेकिन उसी को उस पानी से बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देखते हो पेंटिंग ब्रश को या शेविंग ब्रश को, जब तू पानी से तो कैसे से चिपका हुआ रहता है, उसके हेयर कैसे से चिपक जाते हैं। एक्चुअली हेयर नहीं चिपकते हैं। हेयर क्यों चिपकेंगे भाई, हेयर को चिपकना होता तो पहले भी चिपक लेते भाई। हेयर नहीं चिपकते हैं। चिपकते कौन है, हेयर पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया है, उस जो शेविंग ब्रश के जो ब्रश हैं उसके जो हेयर हैं, उस हेयर पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया है। अब एक हेयर पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, सेकेंड हेयर पर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिनिमाइज होकर रहना चाहता है, चिपक के रहना चाहता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकेगा तो जिस हेयर पर वो है, हेयर भी आपस में बिल्कुल सट जाएगा। इसी को हम लोग चिपकना बोलते हैं। तो ये जो चिपक जाने का चीज़ है, ये जो मिनिमाइज हो जाने का चीज़ है, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन, क्या है सरफेस टेंशन बच्चा? तो ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाना चाहता है, चारों के चारों तरफ से क्या हो जाना चाहता है, मिनिमाइज हो जाना चाहता है, सिकुड़ जाना चाहता है, ये आपस में बंध जाना चाहता है। ये देखो, ये इसके बहुत सारे रीजन, अब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकते हैं कि पानी के जो बूंद होते हैं या ओस के जो बूंद होते हैं, गोल क्यों होते हैं? गोल होने का रीजन यही हुआ कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओस में, उस पानी के ड्रॉप में, बूंद में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकना चाहेगा। और चारों तरफ से अगर सभी के सभी एक दूसरे से चिपक कर रहेंगे तो उनका शेप कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। यही रीजन होता है कि वाटर ड्रॉप्स क्या होता है, स्फेरिकल होते हैं। देखते हो ओस के कण जब घास पर या किसी फूल वूल के पत्ते पर, वो किसी लीफ पर, जब कितना उसको आराम से तुम ऐसे फिंगर पर अपना ले लो और बिल्कुल एकदम स्फेरिकल शेप में तुम्हारे पास आ जाएगा, वो गोल ही आएगा। उसको ले लो तुम ऐसे अपने तलहत्ती पर ऐसे बिल्कुल ऐसे ड्रॉप बना लो, वो गोल आएगा। गोल होने का रीजन है कि चारों तरफ से मिनिमाइज हो जा रहा है, और मिनिमाइज हो जाएगा तो शेप कैसा बन जाएगा, गोल बन जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। देखो देखो, चारों तरफ से फोर्स लग जाता है, चारों तरफ से। अब क्या, अब जब तुम इसी बात को समझो, जब ये मिनिमाइज होगा तो एक तरह का ऐसे लाइन बन जाएगा। ए टेंजेंशियल लाइन है, ए इमेजिनरी लाइन होता है। गौर करना, ये लाइन बना हुआ नहीं रहता है। नहीं तो आज जाना और गिलास में कोई लिक्विड लेकर के और देखने का प्रयास करना कि सर बोले थे कि लाइन बन जाता है, लाइन वहाँ कहाँ बना हुआ है। अरे नहीं, इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा है कि बाई द वे ये सारे के सारे कण अगर आपस में मिनिमाइज हो जा रहे हैं तो फिर एक ऐसा रेखा बन जाएगा। और बाई द वे ये जो लाइन बन गया इमेजिनरी लाइन, इसको हम, इसका लेंथ एल ले लेते हैं, इसका लेंथ हम एल ले लेते हैं, और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है एफ है। तो एल लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई एल। ये यूनिट लेंथ पर, ये मिनिमाइज होने के बाद ये जो सरफेस लेयर बाई ये जो लेंथ बन गया, इस यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो टी इज इक्वल टू एफ बाई एल, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन, अब ये फोर्स है तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। और ये मास है तो क्या, सॉरी लेंथ है, लेंथ है तो क्या हो जाएगा, लेंथ है तो एल हो जाएगा, सॉरी। तो एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। अब एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने अभी दोनों का दोनों एग्जाम्पल्स तेरे को बता दिया कि जो हेयर ऑफ द पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर, आपस में चिपक जाते हैं। क्लिंग टुगेदर, चिपक जाना, आपस में चिपक जाते हैं। व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, जब वो पानी से बाहर निकलता है तो क्या होता है, आपस में चिपक जाता है। दूसरा एग्जांपल है कि रेन ड्रॉप्स आर जेनरली स्फेरिकल इन शेप। क्यों गोल होता है, मैंने तुम्हें बताया कि ये मिनिमाइज होना चाहता है तो सारे कण एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो उनका आकार कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद करें सरफेस टेंशन समझ में आ गया। हाँ, क्या बिल्कुल पक्का समझ में आ गया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? अरे वाह, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा है, रिवीजन है, थोड़े फास्ट निकलते चलो। रिवीजन में उतने ज़्यादा टाइम स्पेंड हमको नहीं करना है। ये सारा का सारा टॉपिक तुम लोग को हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, सभी चीज़ का नोट तुम्हारा बना हुआ है, डिटेल काफ़ी डिटेल बताया हुआ है, लंबे लंबे क्लास लिए थे हम। तो अच्छा है, थोड़े रिवीजन में अगर फास्ट निकला जाए, ज़्यादा फास्ट तो हम निकल भी नहीं रहे, फिर भी अगर फास्ट निकला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सरफेस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। अब जो अभी जो ड्रॉप बना इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। ये जो ड्रॉप बना, अब पर यूनिट एरिया पर जो अब ये ड्रॉप बनेगा तो वहां, अरे बाबा, जब फोर्स लग रहा है, आपस में चिपक रहा है, चिपकने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तय बात है कि वहां वर्क होगा।
यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यूनिट एरिया पर जितना पोटेंशियल एनर्जी अराइज हो रहा है इसी को हम बोलेंगे सरफेस। अरे नाम ही है सरफेस, अभी गोल बना तो सरफेस हुआ, उस सरफेस में जो एनर्जी स्टोर हुआ इसी एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब स्टोर होगा तो पोटेंशियल ही होगा। अरे बाबा मेनली दो तरह का एनर्जी पढ़ते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे स्टोर करोगे, हाफ mv² होता है, v उसमें है, भाग जाएगा, उसमें वेलोसिटी है, भाग जाएगा। तो mgh को स्टोर करो ना, mg का मतलब फोर्स हो गया, h का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क हो रहा है, और यही वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो बच्चे ध्यान देने का जरूरत है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है फिल्म के यूनिट एरिया पर, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब तुम खुद सोच लो, तुम सरफेस एनर्जी बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, हम वर्क बोल रहे थे, सब एक ही चट्टा बट्टा है बेटा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म थ्रू द यूनिट अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। अब ये तो तय बात है कि ये प्रक्रिया जब होगा तो आइसोथर्मल कंडीशन में ही होगा। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जो बबल तुम्हारा बन रहा है, जो ड्रॉप तुम्हारा बन रहा है, अब तुम क्या लू में वाटर ड्रॉप ऐसे बनाए हो क्या, कुहासा जो गिरता है, ओस जो गिरते हैं क्या, जब भयंकर लू चलता है तब गिरते हैं क्या, नहीं बाबा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो ना। टेम्परेचर जब कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म, उस सरफेस फिल्म का एरिया को इंक्रीज करने में। अब एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है जरा समझना। मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्लिंग किया होगा, क्लिंग का मतलब क्लिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे से चिपक जाना, चिपका होगा। अब तीसरा आके चिपका होगा, चौथा आके चिपका होगा, 10वां आके चिपका होगा, 10,000वां आके चिपका होगा, 1,00,000वां आके चिपका होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तुम क्या करना कि एक छोटा एक ड्रॉप तुम छोटा लेना, अब ऐसे ऐसे 2-3 छोटे छोटे ड्रॉप लेना, और धीरे धीरे उसको ऐसे 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 बढ़ा करके जब आपस में मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। मतलब फिल्म का एरिया क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब इस फिल्म के एरिया को बढ़ाया तो वहाँ वर्क हुआ होगा। ये जो वर्क होता है यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। मतलब सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो क्या हो गया, ऊपर में वर्क है, ऊपर में वर्क है और नीचे में एरिया है। मतलब तुम कह सकते हो कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क बाई एरिया। क्या क्या बोले कि बाई द वे ए एरिया पर पोटेंशियल एनर्जी राइज हो रहा था U। अब इसको तुम U भी कह सकते हो और E भी कह सकते हो। तो यूनिट एरिया पे क्या हो जाएगा, U बाई E। U का मतलब सॉरी U बाई A, वेरी सॉरी, U बाई A। U का मतलब जूल और A का मतलब मीटर स्क्वायर, तो जूल मीटर स्क्वायर। इसी का CGS, जूल का क्या होता है अर्ग, और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर। तो जूल मीटर स्क्वायर कहो या अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कहो। इसका डायमेंशन ऊपर में है वर्क, तो mL2T-2। नीचे में है एरिया, तो हो जाएगा L2। अब L2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, MT-2। ये हो गया सरफेस एनर्जी। उम्मीद करें बच्चा सरफेस समझ में आ गया। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 पॉइंट को एक साथ मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया और 3 मार्क्स में दे दिया, कि 3-4 पॉइंट को मिलाए और 1-1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन को मिला दिया। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स क्या है, ये तीनों को मिला दिया और 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। तो सारे चीज़ अगर आपका समझा हुआ रहेगा, जितने भी टॉपिक्स हैं सब के सब टॉपिक्स अगर आपके समझे हुए रहेंगे, तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन बना रहा है ये इशू नहीं रखता है। मैंने क्या लिखा, मेरे से क्या पूछा गया, उसका जवाब दे पाया या नहीं, ये इशू रखता है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक्स में, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बड़ा अच्छा चीज़ है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बाय द वे तुम्हें किसी लेबोरेटरी में गए, तुमको एक ऐसा बीकर दे दिया गया और इस बीकर में कुछ एसिड भर दिए गए हैं, बाय द वे कैसे एसिड भर दिया गया है। अब तुम एसिड को बिल्कुल अगर ऐसे मेजर करोगे ना, तो इंस्ट्रक्टर जो तुम्हारा होगा वो इंस्ट्रक्टर तुमको गुस्साएगा, ऐसे क्यों माप रहे हो, या ऐसे करके मेजर करोगे तभी वो इंस्ट्रक्टर तुम्हारा गुस्साएगा कि ऐसे क्यों माप रहे हो। बिल्कुल नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल ऑफ द आई, बिल्कुल आई कांटेक्ट को बिल्कुल ऐसे सामने रखो और तब मेजर करो। क्या रीजन है, अगर ऊपर से मापेंगे तो हम लोग को ये दिखाई देगा, नीचे से मापेंगे तो ये दिखाई देगा, जबकि इसका रियल रीडिंग ये है।
अगर ऊपर से मेजर करेंगे तो सबसे पहले हमको ए सरफेस दिखाई दे देगा, नीचे से मेजर करेंगे तो ए, क्या मतलब था, क्यों ऐसा दिखाई दे देगा? तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका शेप ऐसा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका शेप ऐसा हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका ट्यूब के भीतर शेप ऐसा हो जाता है। मैं क्या बोला, किसी का शेप ऐसे हो जाएगा, किसी का शेप ऐसे हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों हो जाएगा नहीं है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में अब हम देखो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो इस पॉइंट को लेने के लिए मेरे को एक यहाँ से टेंजेंट डाल देना होगा, इस पॉइंट को पाने के लिए हमको एक यहाँ से इस सरफेस पर टेंजेंट डाल देना होगा, इस पर इस पर, ये देखो इस पर टेंजेंट पड़ रहा है, इस पर एक अच्छा से समझना। देखो ये जो लाइन गया यहाँ टेंजेंट पड़ रहा, तो ये जो एंगल बन गया इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये एंगल बन गया, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी का आकार उत्तल का हो गया, कनकेव का हो गया, किसी का आकार अवतल का हो गया, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स हो गया, अवतल मतलब कॉन्केव हो गया। तो किसी का आकार कुछ, किसी का आकार कुछ, और कोई आकार प्लेन भी हो सकता है, ऐसे नहीं समझने का, ऐसे भी हो सकता है। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये देखो ये टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस पर जो टेंजेंशियल लाइन ऐसे डाल दोगे तो ये टेंजेंशियल लाइन यहां पर जो एंगल बनाएगा, इसी एंगल को, ये देखो इस पर तुम एक, ये जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर तुम एक ऐसे टेंजेंट डाल दो, तो ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये यहां पर इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसी एंगल को, ये देखो इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब तुमको कुछ हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या करो, गंदा पानी ले लो, जैसे नदी वगैरह का पानी थोड़े गंदे होते हैं, थोड़े डस्टी वाटर ले लो। अब ऐसे डस्टी वाटर को तुम क्या करो कि किसी एकदम साफ सुथरे शीशे के ग्लास में, अब अलग अलग क्वालिटी का ग्लास भी होता है, तो अगर बहुत पुअर मटेरियल का ग्लास होगा तो पता नहीं रीडिंग देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे शीशे का बने हुए ग्लास को ले लेते हैं, उसमें थोड़े से हम लोग डस्टी वाटर ले लेते हैं, तो डस्टी वाटर क्या करेगा ना, थोड़ा भारी होता है, तो क्या हो जाएगा अंदर में, तुम अगर बढ़िया से देखोगे तो वो क्या होगा कि थोड़े से वो जो पानी है ना, ये देखो मैं बोल रहा था कि अगर तुम बाई द वे एक ग्लास ले लेते हो और इसमें तो वो जो वाटर है ना, वो थोड़े से तुमको ऐसे शेप में दिखाई देगा, ऐसे यहाँ पर दबा हुआ दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे एंगल डाल देंगे और ये जो एंगल बना इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसी को बोलेंगे स्पर्श रेखा। अब अलग अलग लिक्विड्स के साथ और अलग अलग दो बॉडी के साथ जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वो अलग अलग बनता है। देखो यहाँ पर भी मैं तुम्हें 3 फिगर देने का प्रयास किया हूँ, शायद तुम सबको समझ में आ जाए कि कहीं पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है, कहीं लेस देन 90 बन रहा है, कहीं ग्रेटर देन 90 बन रहा है, कहीं 90 बन रहा है। 90 का मतलब सीधा रेखा हो गया, लेस देन का मतलब ये हो गया उत्तल के आकार का सॉरी अवतल के आकार का, और ग्रेटर देन 90 बन रहा है तो अवतल के आकार का होता। तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता होगा, क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता होगा। तो बच्चा तुमको सबसे पहले तो समझ में आ रहा होगा कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि अभी क्या बोल रहे थे, अभी तुमको हम बोल रहे थे ना कि ग्लास जो होना चाहिए हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो शीशे का ग्लास, अब तुम देखो बाजार में शीशे का ग्लास खरीदोगे तो 5 रुपया में भी मिलेगा, और बच्चे तुम्हें मैं बता दूं शीशे का ग्लास 5 लाख रुपया में भी मिलता है, 5 रुपया में मिलेगा, 5 लाख रुपया में भी मिलता है, 5,000 रुपया में मिलता है, 500 रुपया में भी मिलता है, 50 रुपया में मिलता है। तो क्या होता है, वो ग्लास क्वालिटी कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना, ग्लास क्वालिटी कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो तय बात है कि जो सॉलिड हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर घर में तुम्हारे यहाँ थर्मामीटर है, थर्मामीटर पारा वाला थर्मामीटर, डिजिटल का बात नहीं कर रहे हैं, तो पारा वाला थर्मामीटर को देखना, तुम थोड़े से अपने बॉडी में लगाना, 97 98 तुम्हारा फ़ारेनहाइट देगा, रीडिंग 97 देना चाहिए। तो 97 फ़ारेनहाइट जब देगा ना, तो सबसे अपर पार्ट को देखोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा थर्मामीटर तुमको दिखाई दे इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, इतना मोटा थर्मामीटर नहीं होता। तो लास्ट रीडिंग जो तुम्हारा यहाँ पर 97, तो वो रीडिंग देखना, वो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको तुम घर में देख सकते हो, ये तुम्हें बिल्कुल दिखाई देगा, यहाँ ऐसे उठ जाएगा एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसे उठ जाएगा। उठने का मतलब वो ये शीशा है और इस पर पारा चल रहा है, पारा मरकरी चल रहा है, तो शीशा और मरकरी के बीच में लगभग 120 डिग्री का एंगल बन जाता है, और इसीलिए 120 90 पार कर जाएगा। तो 90 तक तो सीधे होता है, 90 पार करेगा तो ऊपर उठ जाएगा। क्या बोले, सब सही बात है ना। तो बच्चे हम लोग को सब देखने का ज़रूरत है कि कौन सा हम सॉलिड ले रहे हैं, मतलब कौन सा हम जिसमें हम रख रहे हैं लिक्विड को, बर्तन क्या चीज़ का बना हुआ है, और कौन से क्लीननेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्लीननेस कैसा है, मतलब साफ सुथरा कैसा है, मीडियम एबव द
फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। उस मीडियम जहां पर लिक्विड को रखा हुआ है, सरफेस में लिक्विड को जहां पर रखा हुआ है, उस सरफेस का मीडियम कैसा है, और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड हम ले रहे हैं उस लिक्विड का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी बात पर डिपेंड करता है बच्चे। तो ये सारे के सारे चीज़ों हम लोग को ध्यान देने का जरूरत होता है। कुछ यहां पर ऑब्जेक्टिव तुम्हें काम आ सकते हैं, तो तुम्हें मैंने कुछ नोट्स में लिख दिया है कि कहां पर कैसा कैसा एंगल बनता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड प्योर ग्लास 0 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास 8 से 18 डिग्री बनता है। नॉर्मली हम लोग पानी पीते हैं और नॉर्मली ग्लास, घर में जो शीशे का ग्लास होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है 8 से 18 डिग्री का बनता है, 8 to 18 डिग्री का बनता है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर सिल्वर 90 बनता है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन क्रोमियम एंड वाटर 160 बनता है। बिल्कुल फेन के जैसा हो जाएगा। फेन समझते हो, जैसे सर्फ का झाग होता है वैसा। जैसे तुम मक्खन समझ रहे हो, मक्खन, हाँ मक्खन जानते हो, जानते हो मक्खन तुम लोग, अच्छे गांव के बच्चे हो, जानते हो कैसे बनता है बेटा, कैसे बनता है। अच्छा, तो दही को मत देने से मक्खन बनता है, नहीं, दही को जब मत देते हैं तो मक्खन बनता है। और वो ग्लास में अगर मक्खन को कैसे हो जाए, ऐसे लेयर बन जाएगा। तो उसी तरह का क्रोमियम होता है, क्रोमियम एंड वाटर। और द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद मरकरी और ग्लास, अभी थर्मामीटर में जो बोल रहे थे ना, थर्मामीटर में, तो थर्मामीटर में क्या, मरकरी और ग्लास 138, कोई किताब 120 भी लिखता है। तो बेटा ये हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब हम लोग आते हैं प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये कितना प्रेशर अपीयर होता है लिक्विड ड्रॉप के भीतर। अगर पानी का बुलबुला, 2 बुलबुला तुमको पढ़ना रहेगा, एक पानी का बुलबुला, एक साबुन का बुलबुला, लिक्विड ड्रॉप और सॉफ्ट ड्रॉप, सॉफ्ट बबुल, लिक्विड बबुल, ड्रॉप बबुल इसको बोलते हैं, और सॉफ्ट बबुल। तो बच्चे जानते हो इसमें सबसे अच्छा ट्रिक्स है याद करने का, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ट्रिक्स है इसमें याद करने का कि कोई बबल अगर ऐसे बनता है, कोई बबल, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, ड्रॉप बबल पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल का मतलब साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला का मतलब जैसे सर्फ का झाग वगैरह नहीं होता है, शैम्पू का झाग वगैरह होता है, बड़ा ही मजबूत होता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जैसे क्या करो, शैम्पू को पूरा बाल्टी में, बकेट में तुम ऐसे झाग बना लो और ऐसे नाली में मार दो, तो नीचे से तुम्हारा सर्फ निकल जाएगा, सर्फ का पानी निकल जाएगा, लेकिन झाग वहां पर इकट्ठा रहेगा, है ना, इकट्ठा। तुम हाथ में ऐसे ले लो, हाथ में आके ऐसे कर जाएगा। वाटर बबल को तुम ऐसे लोगे क्या, पानी का बुलबुला को ऐसे लोगे, टूट जाएगा। वो नहीं टूटता है, बहुत मजबूत होता है। क्या मतलब, क्यों मजबूत होता है, ये देखो मजबूत होने का रीजन है कि यहाँ 2 सर्कमफेरेंस है इसके, ये बाहरी दीवार है, भीतरी दीवार है, 2 दीवार इसका काम करता है। अब 2 दीवार, यहाँ देखो ये भीतरी दीवार है, बाहरी दीवार है, 2 दीवार काम करता है। 2 दीवार काम करने का मतलब हो गया कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो डबल लेयर का बना होता है। और सर्कमफेरेंस कहाँ लगता है, सरफेस टेंशन कहाँ लगता है बेटा, सर्कमफेरेंस पर, 2πr, और ये 2 दीवार का होता है। और प्रेशर तो जैसे लगता है एरिया पर लगेगा πr², और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, T × 4πr = P × πr²। पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया। अब यहाँ P ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 4T/r, 4 एक आर आ जाएगा, यस। इसका मतलब है कि इसको प्रेशर हेल करने का ताकत है उससे 2 गुना, वो 2T/r था, और इसको तो इतना ज़्यादा प्रेशर इसको हेल करने का ताकत है, उससे 2 गुना प्रेशर हेल करने का ताकत है। तो तय बात है कि उससे तो ये मजबूत होगा ही होगा। तो बच्चे ये सारे जो फार्मूला है, सारे फार्मूला को ध्यान देना, कभी इस पर तुम्हारे अगर सिंपल क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और बच्चा अब हम लोग का आज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन अब हम लोग का आने जा रहा है, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आएगा। और बच्चे आज तो समझ लो कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, 2 टॉपिक्स हो गया। उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉप बबल, सॉफ्ट बबल, और अब हम लोग सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। राइज का मतलब चढ़ना, चढ़ाव, चढ़ाव, चढ़ाव मतलब ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर चढ़ना। ऑफ लिक्विड, लिक्विड का ऊपर की ओर चढ़ना, किसी द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना। कहाँ, इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ना, किसी कैपिलरी ट्यूब का हिंदी में बोलते हैं कोशिका नली या केश नली। केश का मतलब हेयर, जिसमें होल बहुत ही पतला हो। अब ऐसा नहीं कि मोटा नली नल्ला को ऐसे आकर के डाल दी और बोलेंगे देखो इसमें कहाँ चढ़ रहा है ऊपर की ओर, नहीं। अगर तुम पतला नली, मैं अभी एक एग्जांपल तुमको मैं दे रहा हूँ, समझो कि घर में जो दिया वगैरह जलता है, दिया वगैरह जलता है। अब दिया 2-3 तरीके का जलता है। जैसे एक दिया तो आया समझो, सबसे अच्छा यार मोमबत्ती, मोमबत्ती
मोमबत्ती का जो ऊपर में जो धागा रहता है, अब नीचे से मोम चढ़ जा ऊपर आ जाता तभी तो उसको जलने का मौका मिलता है। इसी तरह से गांव देहात में किरोसिन का दिया वगैरह बनता था कि एक बोतल ले लिए, बोतल में एक उसके ढक्कन को छेद करके उसमें कपड़ा को दे करके अंदर डुबा दिए किरोसिन में और फिर माचिस लगा दिया, धीरे धीरे वो जलते रहता था, तब तक जलता था जब तक किरोसिन। तो किरोसिन कैसे उसमें धीरे 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 ऊपर आ जाता है। अरे ऊपर में लौ बोले तो जहाँ पर आग जल रहा है उसको यार मिलेगा किरोसिन, दहन करने के लिए उसको फ्यूल मिलेगा यार, तभी ना दहन करेगा। तो उसको फ्यूल कहाँ से मिला? नीचे से वो जो सूता है धीरे धीरे सूता में चढ़ चढ़ करके जो किरोसिन का मॉलिक्यूल से ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये हो गया केसी का। अब तुम को घर और कुछ कर सकते हो, बहुत पतला ट्यूब ले लो, बहुत पतला ट्यूब, जैसे तुम लैब वगैरह में जा करके देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि तुम ब्लड टेस्ट कराने के लिए गए तो ब्लड टेस्ट करने वाला क्या होता है, एक पिन यहाँ पर निडल से होल कर दिया, अब एक पतला सा नली होता है, यहाँ पर जैसे टच किया ब्लड ऊपर की ओर खुद चढ़ गया, एक लाइन बना करके चढ़ गया। ये सारे के सारे ट्यूब्स जो हैं कैपिलरी ट्यूब हैं। और अगर ऐसे कैपिलरी ट्यूब में ऐसे बाई द वे हम एक पतला कैपिलरी ट्यूब ले लिए, अब इस कैपिलरी ट्यूब को हम एक टब में डाल देते हैं। इस टब में पहले से पानी ऐसे भरा हुआ है, अब जैसे डालेंगे ना इसमें पानी यहाँ तक ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा, यहाँ तक पानी भर गया तो क्या हो गया, ये देखो ये चढ़ गया ना। तो आज का अपना क्वेश्चन यही है कि कितना चढ़ेगा, कितना राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं उस लिक्विड कितना राइज करेगा। आज का अपना क्वेश्चन यही है। अब देखो क्या लिखे हैं, कंसीडर ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब, शीशे का कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ऑफ ए यूनिफॉर्म, सब जगह एक समान, एंड फाइन बोर डिप्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड, और सीधे खड़ा एकदम बिल्कुल ऐसे हम किसी लिक्विड में पानी में डाल देते हैं। ऐ सुनाई द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, जैसे ही पानी के भीतर जाता है द वाटर क्रिप्स अप, ऊपर की ओर चढ़ जाता है अलोंग द ग्लास वॉल। वो क्या होता है, ग्लास वॉल सीधे पानी में दीवार को ऐसे दबाया और ऐसे ऊपर की ओर चढ़ गया। ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन, वहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, एडिशन फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ग्लास का है और दूसरा मॉलिक्यूल पानी का है। बिटवीन द वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल, दिस मार्क्स द लिक्विड सरफेस कनकेव एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, और अपना वो शेप बना लिया, कनकेव शेप का बना लिया, अपना सरफेस एनर्जी को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लिया और क्या किया, ऊपर की ओर चढ़ गया। कुछ इस तरह से देखो, ये देखो अगर मोटा नली तुम देते हो, ये देखो ये नली की चौड़ाई है, अगर तुम मोटा नली लेते हो तो कम ऊंचाई तक जाता है, लेकिन अगर एकदम ये देखो ये कैपिलरी ट्यूब है तो कैसे यहाँ तक चढ़ गया, इतना डाला गया पानी में और इतना देखो चढ़ गया, ये चढ़ गया, दिखाई दे रहा। तो इसी को कितना राइज किया, आज हम लोग यही कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले बच्चे आपको मैं यहाँ एक ही फिगर दोनों है लेकिन जो आपको ज़्यादा दिखाई दे देख लीजिएगा। तो मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ डाला, यहाँ से इंक्रीज किया। मैं क्या बोला कि मैंने एक बकेट लिया, अब ये इसको पूरा पानी से भर लिया, इसमें कैपिलरी ट्यूब को मैंने ऐसे डाला, कैपिलरी ट्यूब को जब मैंने डाला तो इसमें क्या हुआ, पानी ऐसे की ओर चढ़ गया। अब ये जो यहाँ पर ये जो बन गया शेप, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप सरफेस टेंशन डाल दीजिए, ऐसे सरफेस टेंशन डाल दीजिए। देखिए डाल दिए है ना, कितना एंगल डाल दिए, थीटा एंगल डाल दिए। देखिए यहाँ पर थीटा एंगल पड़ रहा है, देखिए यहाँ एंगल थीटा पड़ रहा। अब इसके ये जो थीटा है यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन हो गया सरफेस टेंशन, ये टेंशन है। अभी टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, ये देखिए ये जो टेंशन है इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। अब ये दो कंपोनेंट कहते हैं, ए थीटा है, ए थीटा है तो ए वाला साइड क्या हो गया, साइन हो गया, मतलब ए वाला साइड साइन हो गया, तो ये बन गया टी साइन थीटा। तो तय बात है ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। आप इधर भी बना सकते हैं, फिगर को इधर भी बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं। जो ट्यूब लिए हैं उस ट्यूब का रेडियस आर है। उम्मीद करें समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। सॉरी, चढ़ा कितना, एच हाइट तक चढ़ गया है एक कैपिलरी ट्यूब में जिसका रेडियस हम आर लिए हैं, पानी कितना हाइट तक चढ़ गया, एच हाइट तक चढ़ गया है। सरफेस टेंशन कितना लिए हैं, टी, इसके कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चे घर में कंफ्यूज मत कीजिए कि सर ये वर्टिकल के लाइन सर आप ऐसे ले रहे हैं और वर्टिकल बोल रहे हैं। अरे बाबा थीटा यहाँ है, इसके सामने का ए वाला साइड वर्टिकल हो जाएगा, तो ए वर्टिकल है तो ये भी तो वर्टिकल हो जाएगा, है ना। और ए तो एच का काम कर ही रहा है, तो ए क्या बन गया, बी का काम कर गया। बी का मतलब हो गया कॉस थीटा, मतलब दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया टी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा। तो उम्मीद करें पूरा का पूरा फिगर समझ में आ रहा है। बिना देखे फिगर बना सकते हैं, बहुत अच्छे, सारे बच्चे बिना देखे बना सकते हैं। रेडियस ले लिए हैं आर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टी ले लिए हैं, सरफेस टेंशन टी ले लिए हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ऊपर की ओर पानी को ले जा रहा है, इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, टी कॉस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, टी कॉस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि सरफेस टेंशन कितना हो गया, टी कॉस थीटा हो गया। सरफेस टेंशन कितना हो गया,
सरफेस टेंशन कितना हो गया, टी कॉस थीटा हो गया। और बच्चा सरफेस टेंशन कहाँ काम करता है, सर्कुम्फेरेंस पर, 2 पाई आर। इसका मतलब टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर है ना, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। एक इक्वेशन मिल गया। ए ऊपर की ओर लगने वाला बल है। अब जो लिक्विड चढ़ा वो h हाइट तक चढ़ा, और जो लिक्विड हम लिए हैं उसका डेंसिटी रो है। तो सबसे पहले, और उसमें एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहले बताओ इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर इस वॉल्यूम में अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास निकल जाएगा। और जब मास निकल जाएगा मतलब अब क्या निकल गया, मास निकल गया। कितना निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। अब वेट निकाल लो, mg निकाल लो, तो इसको तुम g से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी। ए क्या हो गया, नीचे की ओर लगने वाला बल है, नीचे की ओर लगने वाला बल है। जब हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब में ये देखिए, जब लिक्विड ऊपर की ओर ऐसे चढ़ेगा तो ऊपर की ओर कितना चढ़ा, ऊपर की ओर चढ़ गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ए कहाँ, ऊपर की ओर। लेकिन ये लिक्विड ऊपरे रहेगा क्या, ये नीचे भी तो आना चाहेगा। तो नीचे किसके कारण आना चाहेगा, अपने वेट के कारण। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। और मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। ये पूरा का पूरा निकल गया, क्या निकल गया, वेट निकल गया। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर होगा। कौन दोनों आपस में बराबर होगा, तो नीचे की ओर लगने वाला बल और ऊपर की ओर लगने वाला बल, ये दोनों बल आपस में बराबर होगा। तो बोलो, बिना देखे बता दो तो जाने, बिना देखे बता दो। ऊपर की ओर लगने वाला बल सरफेस टेंशन कितना, टी कॉस थीटा। किस पर लगता है, परिधि पर लगता है। नीचे की ओर लगने वाला बल mg। फिर से देखो, तीसरा बार हम कर रहे हैं, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। वॉल्यूम इज, अब क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो और जी को देखो, पाई से पाई कट गया, एगो आर कट गया, हमको एच निकालना है। यहाँ तो है ही 2t कॉस थीटा, और यहाँ आर रो और जी बच गया, आर रो और जी। बेटा यही फॉर्मूला निकल गया, हाइट इज इक्वल टू। अब देखो ये जो फॉर्मूला निकला यहाँ पर 2t कॉस थीटा रो और जी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि h प्रोपोर्शनल 1/r। इसीलिए तो बोल रहे थे कि रेडियस जितना कम रहेगा राइजिंग उतना अच्छा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस जितना कम रहेगा हाइट उतना ही अच्छा होगा। इसको सबसे पहले केपलर मैं इस फार्मूला को, ये जो फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं एसेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, एसेंट फार्मूला बोलते हैं। एसेंट फार्मूला क्या बोलते हैं, एसेंट फार्मूला बोलते हैं। और इस चीज़ के बारे में, किसके बारे में, H प्रोपोर्शनल 1/r, इसके बारे में सबसे पहले ज्यूरिन नामक साइंटिस्ट ने विश्व को बताया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूरिन्स लॉ। ज्यूरिन्स लॉ, ज्यूरिन ने कहा था कि हाइट जितना आपको ज़्यादा चाहिए तो रेडियस उतना ही कम रखना होता है। मतलब राइज ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। किसी भी नली में जो द्रव का चढ़ाव होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लो तुम घर में टंकी में पानी भरने के लिए नीचे से वायरिंग करवा रहे हो, इतना मोटा पाइप से वायरिंग करवा दो और छोटा वाला मोटर लगा दो तो कहीं ना चढ़ भी नहीं करेगा। मिस्त्री कहेगा कितना नहीं, आप 1 इंच का पाइप लगाइए। आप लगा दिए 1 फीट वाला पाइप। अब 1 इंच वाला पाइप जब इतना पतला पाइप देते हैं तो हर ससरा के ऊपर चढ़ जाता है। क्या मतलब हुआ कि रेडियस को घटा दिए तो राइज क्या हो गया, राइज बढ़ गया। तो ये बेटा ये हो गया, हम लोग एसेंट फार्मूला भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। और इस एसेंट फार्मूला में देखो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी। दिस फार्मूला इज कॉल्ड एसेंट फार्मूला, सो इट इज क्लियर दैट राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेज है बच्चा कि थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, तो एक्यूट एंगल होगा तो कॉस का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो एच पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज कहने का मतलब होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 पार, तो 90 पार का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसी कॉस जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर कॉस माइनस होगा तो एच माइनस हो जाएगा,
है ना बात सही। तो ये दोनों केसेस भी तुम लोग को ध्यान देने का जरूरत है। और अभी हम तुमको ज्यूरिन्स लॉ बताए। क्या ज्यूरिन्स लॉ बताए कि भैया ज्यूरिन्स लॉ में है कि ए चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, रेडियस जितना कम हाइट उतना ही ज़्यादा। तो बच्चे आज का क्लास आप लोग का यहीं तक है। देखिए आप इस फिगर में देख लीजिए, ए नली मोटा है इतने दूर चढ़ा, उससे पतला है इतना दूर तक चढ़ा, उससे भी पतला है तो और चढ़ गया, ये तो बहुत पतला है तो ज़्यादा चढ़ गया। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस को घटा रहे हैं वैसे वैसे हाइट बढ़ रहा है। तो बच्चे आज का क्लास थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आप इसको अच्छा से कीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर हर बार की भांति बोल रहा हूँ, मेरे से कॉल करके, व्हाट्सएप पर आकर के, ऑफलाइन में, जैसे आपको मर्जी करे आप अधिक से अधिक पूछिए। अगर समझ में नहीं आता और समझ में आता है तो उसको बार बार लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से जितने भी मैसेज जितने भी क्लासेज जाएं आपको बिना कुछ कहे हुए, आप कहीं से लिंक विंक आपको लेने का जरूरत नहीं पड़े, आप लोगों तक पहुँचते जाए और आपका क्लास बेहतर तरीके से चलते जाए। तो चलिए नए टॉपिक्स में नई चीज़ों के साथ फिर से हम आपके पास आते हैं। ओके, बाय बाय।